Hello friends, myself Prabhakar Jha. Today we are going to learn insolvency bankruptcy code. आज हम लोग सीखने वाले हैं आईबीसी लॉ। इस वीडियो में आज हम बेसिकली आईबीसी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और कमिंग वीडियोस में हम उसे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आज का सेशन ये रहेगा कि आईबीसी क्यों आया, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ मेकर, क्यों ये आईबीसी कोड आया। और ये वीडियो देखने से पहले आप इससे पहला सरफासी लॉ को एक सेशन अटेंड कर लें। तो आज के सेशन में हम लोग आईबीसी लॉ के बारे में सीखने वाले हैं। सरफासी लॉ 2002 में एक लॉ आया जिसमें लॉ बनाने का मकसद ये था कि बैंक्स जो डिफिकल्टी फेस कर रहे थे रिकवरी करने के लिए, 2002 के आसपास बैंकों का एनपीए 1,08,000 करोड़ था। तो बैंक्स डिफिकल्टी कर रहे थे खुद के पैसे रिकवर करने के लिए। पहले क्या होता था कि बैंक को कोर्ट के अप्रोच करना पड़ता था। जब बैंक्स को ऑर्डर दे मिलता था कोर्ट का, तभी जाके बैंक प्रॉपर्टी को सीज कर पाते थे। बट आज के डेट में जो सरफासी लॉ आने के बाद बैंक को सिर्फ 60 डेज का नोटिस देना है और बैंक जाके प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं जैसे ही लोन एनपीए हुआ। तो लोन एनपीए कब होता है? 60 डेज आफ्टर 90 डेज ऑफ डिफॉल्ट। जैसे ही 90 दिन डिफॉल्ट हो गया तो बैंक का लोन जो है एनपीए में तब्दील हो जाएगा और एनपीए होने के बाद बैंक 60 डेज का नोटिस देगा और फिर नोटिस देने के बाद बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। ये सरफासी लॉ के बारे में मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया है आपको। सरफासी लॉ क्यों आया? सरफासी लॉ इसलिए आया क्योंकि बैंकों को पहले पावर नहीं था जैसे प्रॉपर्टी सीज करने का। आपने सुना होगा कि बैंक का जब ईएमआई नहीं भरते हैं तो प्रॉपर्टी सीज कर लेता है बैंक। बट बैंकों को पहले पावर नहीं था। सरफासी एक्ट आने के बाद बैंकों को पावर मिला सीज करने का। बैंक को पहले कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे और कोर्ट क्या है, अपना खुद का अलग से टाइम लेता है। तो ये सरफासी लॉ आप जाके पिछला हम इसमें वीडियो मिलेगा आपको, वो देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं आईबीसी लॉ। आईबीसी लॉ 2016 में एक नया कानून आया जिसमें एक क्लैरिटी दिया गया कि कंपनीज को कहाँ पे, जब हमारा बैंकों का पैसा अगर कंपनी ने लेके रखा है और बैंकों को पेमेंट नहीं कर रहा है तो बैंक कहाँ पे अप्रोच करेंगे। और एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल अगर पैसा लिया है तो बैंक कहाँ पे वहां पे मैटर अपेयर करेगा। तो यहाँ पे क्लियर डिस्टिंग्विश दे दिया आईबीसी में। और डिटेल से हम इसको समझाने के लिए आप पीपीटी आपको शेयर करके फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी? Insolvency, it is like a situation when you are not able to pay the money. So let's say जब एक सपोज मैंने लोन लिया है और मैं बैंक का पैसा चुका नहीं पा रहा हूँ, तो ये एक सिचुएशन है, दैट इज लाइक अ इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी जब कोर्ट का डिक्लेरेशन आ जाए कि ये बंदा पैसा चुका नहीं सकता, तो ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, लीगल डिक्लेरेशन है कोर्ट का। तो पैसा जब चुकाया नहीं तो क्या सिचुएशन, पैसे नहीं थे, नहीं चुकाए, ये एक सिचुएशन है, ये इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी एक कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाएगा कि ये पर्सन के पास पैसा नहीं है, एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, दैट इज अ बैंक्रप्सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड? कोड इज अ कलेक्शन ऑफ existing laws in that new law will be added and existing old law will be replaced। इसको समझते हैं। कोड मतलब क्या है कि एक रास्ता बताएगा, एक सारे पुराने लॉ में से जो लॉ पुराने हो चुके तो उनको निकाल देना है, कुछ नए लॉ को ऐड करना है और एक क्लियर कट डायरेक्शन देगा। क्योंकि आप पहले के लॉ सारे देखेंगे रिकवरी करने के लिए, एक बोलता था डीआरटी जाओ और एक बोलता था कोर्ट्स में जाओ कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तो डीआरटी था भी नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ डिफरेंट डिफरेंट बातें करता था। यहाँ पे इन्होंने एक क्लियर डायरेक्शन दिया कि कंपनीज और
एलएलपी है तो उसको कहीं और नहीं जाना, वहां पे एनसीएलटी में जाना, उनके लिए कोड जो है एनसीएलटी है। और अगर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहां पे उनके लिए कोड्स है टीआरटी। तो बैंकों का जब भी पैसा या जब भी एनपीएस हो गया तो वो एनसीएलटी में जाएंगे कंपनीज के और एलएलपी के अगेंस्ट, और जो इंडिविजुअल है और पार्टनरशिप फर्म है उसके अगेंस्ट डीआरटी में जाएगा। तो एक क्लियर कट डायरेक्शन दिया गया। और ये 16 क्या है, ये 2016 में पास हुआ, इसके लिए 2006 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसको आईबीसी लॉ भी कहते हैं क्योंकि लॉ इज ए लाइक अ कंबाइंड, इट इंक्लूड द एवरीथिंग। Insolvency. It is the inability of a person, corporation to pay their debt and as when they become a due for repayment. So जैसे मैंने बताया कि जब पैसा ड्यू हो गया मेरा, मैंने लोन लिया और मेरे को ईएमआई भरना था और मैं भर नहीं पाया, तो ये क्या है, हमारे लिए इनएबिलिटी है। ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है। Bankruptcy, it is the legal declaration that a person is incapable of paying their dues and bill. It is a legal terminology. Code is a collection of all the laws, rules, regulations systematically arranged. जर्नी ऑफ कोड देख लेते हैं। जर्नी ऑफ कोड, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑन 22 अगस्त 2014। ये कमिटी का फॉर्मेशन हुआ 2014 में। इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट 21 दिसंबर 2015। passed in Lok Sabha 5th May 2016, passed in Rajya Sabha 11th May 2016, President assent 28th May 2016, came into force 1st December 2016। कोई भी लॉ जब बनता है तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट का एक साइन होना चाहिए। उसके बाद फिर गजेटेड नोटिफिकेशन में हम इसको पब्लिश करते हैं और फिर एक डेट होता है जहां पे वो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा में पास किया 5 मई में, राज्यसभा पास हुआ 11 मई में, प्रेसिडेंट का साइन यहाँ 28 मई को हुआ, और फिर विद केम इनटू फोर्स 1 दिसंबर 2016 से ये लॉ आ गया। अब इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 238। ये कहता है कि ये लॉ जहां पे भी बोलता है अदर्स बाकी के लॉ साइलेंट होंगे, मीन्स इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है। जैसे कि कंपनीज लॉ एंड आईबीसी में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है किसी मैटर पे तो यहाँ पे आईबीसी प्रिवेल करेगा। सरफासी और आईबीसी में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो वहां पे आईबीसी प्रिवेल करेगा। तो ये इसको ओवरराइडिंग पावर दिया गया है। The provision of this code shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law. This means the code having a overriding effect. तो इन शॉर्ट अगर ये लॉ में इसको अगर ये पावर नहीं देता तो फिर लॉ बनाने का मतलब ही क्या था, क्योंकि ये इसीलिए तो आईबीसी लॉ का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहां पे दूसरा कोई लॉ बात कर रहा है यहाँ पे ये जहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो ये आईबीसी लॉ प्रिवेल करेगा। टोटल सेक्शंस कितने हैं कोड में, 255। टोटल शेड्यूल 11 डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। This law is applicable to individual, partnership firm, companies, LLP, personal guarantor to the corporate debtors. As I already said that for corporate debtor means a borrower is like a company and LLP। जब कोई बैंक का पैसा कंपनी से LLP लिया है या किसी का भी किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर का कोई क्लेम पेंडिंग है, तो उसके केस में अगर कंपनी और एलएलपी है तो वहां पे कोड क्या होगा, एनसीएलटी। तो पहला मैटर एनसीएलटी में जाएगा। ये एजुकेटिंग अथॉरिटी जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है एंड जुडिशियल अथॉरिटी पावर भी है, तो इसको वो एनसीएलटी है। देन इसके बाद मैटर जाएगा एनसीएलटी, ये अपीलेट अथॉरिटी है। तो जो भी डिसीजन आएगा एनसीएलटी से उसके बाद जो भी एग्री पार्टी है उसको अगर फर्दर में अपील करना है तो एनसीएलटी में जाएगा, ये अपीलेट अथॉरिटी है। लास्ट अपीलेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। इंडिविजुअल एंड फर्म के केस में यहाँ पे अगर बैंक्स को, सेक्योर्ड क्रेडिटर को, ऑपरेशनल क्रेडिटर को केस फाइल करना है, सेक्योर्ड क्रेडिटर मींस तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका पैसा इंडिविजुअल या फर्म ने पैसा लिया है, लोन लिया है और वो चुका नहीं रहे। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है, जो कि एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का सैलरी पेंडिंग है, या सप्लायर का किसी ने गुड्स सप्लाई किया उसकी
रॉ मटेरियल का पेंडिंग है पैसा, या फिर गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेशन पेंडिंग है, तो ये तीनों ही आते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर के फॉल करते हैं। तो उसके केस में अगर किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर का पैसा पेंडिंग है, सब सेक्योर फाइनेंशियल क्रेडिटर का पेंडिंग है, तो वो डीआरटी में मैटर लेके जाएगा। और डीआरटी क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इनके लिए जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी है। एजुकेटिंग अथॉरिटी मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल। एक कोर्ट है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है और जुडिशियल काम भी, जैसे ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। उसके बाद से मैटर कहां पे जाएगा? डीआरएटी। अगर जो भी डिसीजन डीआरटी ने दिया है, अगर उससे से कोई भी एग्री पार्टी फर्दर अपील करना चाहे तो डीआरएटी में कर सकते हैं अपील, और डीआरएटी से लास्ट जो अपील जाएगा वो हाई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहाँ पे इन दोनों केसेस में हाई कोर्ट्स इन बिटवीन नहीं है। स्कोप ऑफ आईबीसी, स्कोप ऑफ आईबीसी, CIRP and liquidation. CIRP is talking about corporate insolvency resolution process. Full form of CIRP stand for Corporate Insolvency Resolution Process. Corporate Insolvency Resolution Process. In that process, we are talking about how to revival of the company, how to start the company, how to make a resolution plan for the company. CIRP. Liquidations means if the CIRP is not possible, revival is not possible for the sick company, then we will go for liquidations. तो CIRP मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सिक कंपनी है जो कि ओवर डेट है, लोन लिया हुआ है, इसके पास कोई प्लान नहीं है, उसको अगर रिवाइवल करना है, उसके लिए कोई कंपनी बेटर रिजोल्यूशन प्लान लेके आती है, उस कंपनी को सिक से रिवाइवल बनाना है, तो वो अगर पॉसिबल है, एक पीरियड है ना 180 डेज, उसमें रिजोल्यूशन प्लान बनेगा कि इस कंपनी को कैसे रिवाइवल हो। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो फिर लिक्विडेशन में जाते हैं कि CIRP बात करता है कंपनी को जिंदा रखने की, कैसे चला सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं, कैसे वो सिक कंपनी से अच्छी कंपनी बन सकती है। लिक्विडेशन अगर पॉसिबल नहीं है CIRP, तो फिर हम लिक्विडेशन की बात करेंगे, उसकी असेट को सेल करने की बात करेंगे, उसको उसमें से जो भी पैसा रिकवर हो सकता है। लिक्विडेशन मतलब कंपनी को जिंदा करो, CIRP। इस अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको मार दो। लिक्विडेशन मतलब उसके असेट को सेल करो, और जो भी क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उन सबको पैसा बांट दो। बैंक्रप्सी ये इंडिविजुअल फॉर्म के लिए होता है, तो यहाँ पे बैंक्रप्सी जो है इंडिविजुअल एंड फॉर्म्स के लिए होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। CIRP एंड लिक्विडेशन आज हम डिस्कस करेंगे। 4 पिलर ऑफ आईबीसी। आईबीसी के 4 पिलर कौन से होते हैं? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रेगुलेटर, एजुकेटिंग अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि रजिस्टर होता है IBBI के पास। IBBI यहाँ पे रेगुलेटर है। रेगुलेटर जैसे बैंक का रेगुलेटर RBI है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर IRDA है, कैपिटल मार्केट का SEBI है, वैसे ही बैंक का यहाँ पे IBC कोड के लिए जो रेगुलेटर बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा IBBI के पास, और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पहले कौन बन सकते हैं? तो CA, CS, CMA with 10 year of experience, then any MBA with 10 year management experience, then LLB with 10 year experience, graduate with 15 year management experience, ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद फिर उनको लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम देना पड़ता है, और ये एग्जाम देने के बाद वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, इंसॉल्वेंसी लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम का। एजुकेटिंग अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया कि कंपनीज एंड LLP के लिए डी जो है NCLT है, और इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म के लिए DRT है। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो और जुडिशियली पावर भी हो, जैसे NCLT एंड DRT। रेगुलेटर IBBI जो रेगुलेट करता है, जो कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को लाइसेंस देता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रजिस्ट्रेशन देता है। IPA एक रेगुलेटर नहीं बोल सकते, बट ये पार्ट ऑफ रेगुलेटरी है। फर्स्ट रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, AFA इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को यही देता है। दूसरा
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को 50 आवर का ट्रेनिंग देने का, एग्जाम पास करने के बाद 50 आवर ट्रेनिंग देना है। कंटिन्यूस एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सीईपी ऑर्गेनाइज करना उनके लिए, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है, मॉनिटर करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के वर्क को। तो फर्स्ट लाइन रेगुलेटर भी बोल सकते हैं हम, लेकिन रेगुलेटर अगर आईबीसी लॉ के लिए पूछा जाए तो आईबीबीआई है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे इसका काम है कि रिकॉर्ड कीपिंग करना, जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी इंटरमीडियरी को चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए जिसको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो ये डेटा प्रोवाइड कराएगा। इंसॉल्वेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड करके कर रही है, और यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है। जैसे हमने सरफासी लॉ में पढ़ा था, वहां पे सरसाई जो भी ये लोन डिटेल्स है वो रिकॉर्ड रखता है, ऐसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सारा इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगा। तो चार पिलर कौन कौन से हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एजुकेटिंग अथॉरिटी, रेगुलेटर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक ही है, बट अलग अलग फील्ड में इसका अलग अलग रोल में इसका नाम डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। जैसे सीआईआरपी कंपनी की रिवाइवल की जब बात करेंगे तो वहां पे इसका दो डेजिग्नेशन होगा। पहले 30 डेज तक ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम करेगा, और जैसे ही सीओसी ने वोटिंग देके 67% वोटिंग दे दिया तो ये बन जाएगा आरपी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अभी के लिए आप समझ लो कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डेजिग्नेशन मिलेगा इनको सीआईआरपी में, जब हम कंपनी की रिवाइवल की बात करेंगे। लिक्विडेशंस में इनका नाम हो जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगा लिक्विडेटर। लिक्विडेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक सीआईआरपी पॉसिबल नहीं हुआ तो लिक्विडेशन में चला जाएगा कंपनी, अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं है तो मतलब कंपनी को मैंने कहा था कि अगर जिंदा करेंगे, जिंदा पॉसिबल नहीं है तो मार देंगे, तो मारने लिक्विडेशन में लिक्विडेटर का रोल हो जाएगा। और लिक्विडेटर भी दो टाइप के होंगे, एक कंपलसरी, एक वॉलंटरी। वॉलंटरी में कंपनी खुद भी जा सकती है लिक्विडेशंस के लिए, और वहां पे भी ये लिक्विडेटर का रोल करेंगे। नेक्स्ट, जब इंडिविजुअल एंड फॉर्म का जब भी होगा रिजोल्यूशन या बैंक्रप्सी प्रोसेस, तो वहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का डेजिग्नेशन हो जाएगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का भी काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रोल है। अभी के लिए आपको समझना है कि चार पिलर कौन कौन से हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एजुकेटिंग अथॉरिटी, रेगुलेटर एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। Preamble of the code, consolidate and amend law relating to reorganizations, insolvency resolution of corporate persons form individual in a time bound manner. Time bound manner is the essence. यहाँ पे एक टाइम लाइन जो दिया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम लाइन्स को ज्यादा ही इस लॉ के अंदर दिया गया है, तवज्जो दिया गया है कि टाइम के अंदर ही, टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट करना है, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास पहले से भी लॉ था रिकवरी करने के लिए, या फिर सीखा था जो कि रिवाइवल की बात कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको एक टाइम फ्रेम के अंदर रिजोल्यूशन प्लान बनाना है। टाइम फ्रेम के अंदर ही अगर रिजोल्यूशन प्लान नहीं बना, रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, फिर लिक्विडेशन में हम चले जाएंगे। कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन, ये इनका प्रीमेबल है। देन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन, फॉर्म, इंडिविजुअल, सबका रिजोल्यूशन प्रोसेस, रिजोल्यूशन प्लान। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, कि कैसे मैक्सिमाइज हो सके वैल्यू ऑफ असेट्स का। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, जो पहले सरफासी के अंडर जो गवर्नमेंट का था काफी ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर था, बट यहाँ पे आईबीसी में जब भी लिक्विडेशन में जाएगा तो एक पेमेंट्स, लिक्विडेशन में जब भी एसेट सेल होगा तो पेमेंट जो करेंगे हम क्रेडिटर्स को, तो उसमें जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है नीचे चला गया है इस आईबीसी लॉ के अंदर। ये सब हम देखने वाले हैं। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट किसे कहते हैं? नॉन पेमेंट ऑफ डेट इन होल और पार्ट, इंस्टॉलमेंट ऑफ डेट विच इज ड्यू एंड पेएबल विच हैज बीन नॉट बीन। इन सिंपल डिफॉल्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट का डिफॉल्ट, या प्रिंसिपल पेमेंट का डिफॉल्ट, या फिर पार्ट लोन के जो ईएमआई है उसका डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट हो ये डिफॉल्ट में आ जाएगा। दो टाइप के डेट होते हैं, एक फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल डेट। फाइनेंशियल डेट का एग्जांपल समझ लीजिए कि बैंकों ने जब लोन दिया है
या डिवेंचर होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं, ये सब क्या है, इनके फाइनेंशियल डेट के डेफिनेशंस में आ जाएंगे। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर होल्डर्स, ये सब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड करता है, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइनेंशियल डेट को असाइन किया हुआ है उनके फेवर में, तो ये सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान के चलिए कि सरफासी में अगर कोई ARC ने बैंकों से फाइनेंशियल एसेट परचेस किया है, तो ये जिन्होंने बैंकों से परचेस कर लिया है फाइनेंशियल एसेट, तो ये ARC भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये हैं, और ऑपरेशनल क्रेडिटर जो कि कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, सप्लायर है, एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉय भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के डेफिनेशन में आ सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो भी। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर 3 याद रखना है, ये एम्प्लॉय, देन गवर्नमेंट, एंड देन so operational creditor is like a गवर्नमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट टैक्सेशन आर पेंडिंग, जब गवर्नमेंट का टैक्सेशन पेंडिंग है तो वहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है गवर्नमेंट भी होगा। एंड देन सप्लायर का, अगर सप्लाई रॉ मटेरियल सप्लाई किया उसका पेंडिंग है, तो वो सप्लायर भी ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेफिनेशन में आएगा। देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का सैलरी पेंडिंग है। जैसे सपोज मान के चलते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने बैंक का लोन लिया, उसने बैंक से लोन लिया, तो वो जिस बैंक से लोन लिया है, तो वो बैंक का वो बैंक जो है उसको केस फाइल कर सकता है IBC के अंडर। बैंक क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अगर वो बैंक ने अपना जो भी रिकवरी का राइट्स था उसने सेल कर दिया किसी और को, सपोज मुझे सेल किया, तो मैं भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया हूँ उस असाइनमेंट के बेसिस पे। डिवेंचर होल्डर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो ये सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए। जैसे रियल एस्टेट में अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं और टाइम पे हमें डिलीवरी नहीं होती है, तो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टर है वो भी आ जाएगा यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर के डेफिनेशन में। इसका बड़ा फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे। ऑपरेशनल क्रेडिटर में 3 ही होता है, सप्लायर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। ऑपरेशनल डेट, टू हुम द ऑपरेशनल डेट इज लीगली ड्यू और लीगली असाइंड और ट्रांसफर, जिसने प्रोवाइड किया हो या फिर अपना राइट किसी को सेल किया हो, असाइन किया हो, तो जो नया जिसको असाइन किया है वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाएगा। अभी के लिए आपको याद रखना है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एंड सप्लायर। फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, डिवेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा। फाइनेंशियल डेट का डेफिनेशन क्या है, इंटरेस्ट डेट along with interest disbursed against the consideration for the time value of money include money plus interest, credit facility, note purchase facility, hire purchase facility, discount। बैंक्स ने लोन दिया, जैसे कि फिर OD फैसिलिटीज दिया, डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, तो ये सारे सब आ जाते हैं फाइनेंशियल डेट के डेफिनेशन में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। इनिशिएशन डेट, द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। सो जैसे ही बैंक का NPA हुआ और बैंक ने NCLT में, जैसे कंपनीज है, अभी हम कंपनी का एग्जांपल लेके चलेंगे सारे केसेस में। तो कंपनीज ने एक लोन लिया है और कंपनी ने डिफॉल्ट किया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NCLT में एप्लीकेशन लगाएगा, और एप्लीकेशन जिस दिन लगाया गया उसको बोलेंगे हम इनिशिएशन डेट। एप्लीकेशन जिस दिन NCLT ने एक्सेप्ट किया, NCLT को विद इन 14 days NCLT has to accept. This 14 days is directory in nature, it is not a mandatory. In the famous case, Supreme Court held that it is like a directory, so all this timeline is for or not for the courts. इनिशिएशन डेट, जिस दिन हमने एप्लीकेशन किया NCLT के पास, उसको बोलेंगे इनिशिएशन डेट। जिस दिन NCLT ने एक्सेप्ट कर लिया उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, ये क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान 180 दिन का जो भी खर्चा आएगा या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए एक टाइमलाइन जो फ्रेम डिसाइड किया है CIRP का,
तो CIRP पीरियड में जो भी कॉस्ट इनकर्ड करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी खर्चा होगा, जो भी COC ने अप्रूवल दिया है, ये COC CIRP पीरियड, इसको हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना समझ ले कि जो भी ये CIRP पीरियड का खर्चा है उसको प्रायोरिटी के ऊपर होगा। सारे खर्चे से पहला ही, जब भी लिक्विडेशन में कंपनी जाएगी, उसके एसेट को सेल करेंगे, तो सबसे पहला ये पेमेंट जाएगा। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वो होता है जो कि रिजोल्यूशन प्लान बनाता है। तो रिजोल्यूशन प्लान कौन नहीं बना सकता? जैसे विलफुल डिफॉल्टर है, फंगेटिव ऑफेंडर है, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, ये जो कि जिन्होंने ऑफेंडर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, फंगेटिव ऑफेंडर्स है, जिन्होंने खुद लोन नहीं भरा है, तो वो दूसरे के लिए रिजोल्यूशन प्लान नहीं बना सकते। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, जैसे भूषण स्टील कंपनीज के लिए रिजोल्यूशन प्लान टाटा स्टील ने दिया था इसके रिवाइवल के लिए। तो CIRP पीरियड में रिजोल्यूशन प्लान बनाने वाले, जो भी रिजोल्यूशन प्लान देगा वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है। रिजोल्यूशन प्लान प्रपोज किया होगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कैसे उस कंपनी को, जो सी कंपनी है उसको रिवाइवल करे, कैसे उसकी बेटरमेंट हो, जो कि गोइंग कंसर्न चलाने की बात करे रिजोल्यूशन प्लान। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में हम देखेंगे कि मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट क्या है, कैसे ये CRP में मैटर आएगा, IBC में कब आप केस फाइल कर सकता है, कब बैंक जा सकती है। तो मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट यहाँ पे 1 CR होना चाहिए CIRP के लिए। पहले ये 1 lakhs होता था, बट उसको अभी के डेट में आज एप्लीकेबिलिटी 1 CR है। अगर 1 करोड़ से नीचे बैंक का लोन है तो बैंक इसमें नहीं आ सकता। सरफासी लॉ में जैसे था कि 1 लाख था, तो वहां पे 1 लाख के ऊपर डिफॉल्ट हो तभी सरफासी में जा सकते हैं। यहाँ पे IBC में 1 CR के ऊपर होगा तभी जा पाएगा। तो अगर लोन अमाउंट 1 CR के ऊपर है, या एम्प्लॉय का, ऑपरेशनल क्रेडिटर का डिफॉल्ट 1 CR के ऊपर है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी केस फाइल कर सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 के अंदर केस फाइल करेंगे, एप्लीकेशन देंगे NCLT को, और NCLT या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा विद इन 14 डेज, ये 14 डेज डायरेक्टरी है, और रिजेक्ट करता है तो 7 डेज मिलेगा टाइम, जिससे फिर जो भी एरर है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। और फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे मैंने बताया था, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ARC और रियल एस्टेट इन्वेस्टर। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो भी एप्लीकेशन करेगा सेक्शन 9 में, बट ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ेगा सेक्शन 8 के अंदर, 10 डेज का डिमांड नोटिस, और उसको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों में बीच में डिस्प्यूट नहीं है। ऑपरेशनल क्रेडिटर जैसे कि सप्लायर का पेंडिंग है पैसा, कंपनी ने पैसा लिया है, तो सप्लायर को पहले नोटिस देना होगा उसको, और इनवॉइस के साथ, डिमांड नोटिस इनवॉइस के साथ, और फिर वो सेक्शन 9 में एप्लीकेशन कर सकता है। ये रूल जो है डिमांड नोटिस का, ये ना तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए एप्लीकेबल है, ना कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। ये ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए देना होगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशनल क्रेडिटर सप्लायर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कंपनी को खुद लगता है कि मेरे पास कोई अच्छा बेटरमेंट रिजोल्यूशन प्लान चाहिए, तो वो खुद भी जा सकते हैं सेक्शन 10 के अंदर, वो खुद के लिए बेटरमेंट के लिए रिजोल्यूशन प्लान के लिए जा सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल है? फॉर्म 1 फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर, फीस 25,000 रुपीज। फॉर्म 5 एप्लीकेशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, फीस इज 2,000 रुपीज। एंड फॉर्म 6 एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बाय फीस 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसको 25,000 रुपीज है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो सुमोटो में जा रहे हैं कंपनी, उसके लिए 25,000। फॉर्म F ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए, उसके लिए 2,000 रुपीज। 3 एंड 4 डिमांड नोटिस एंड इनवॉइस है। फॉर्म 2 इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का कंसेंट है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे ही फाइनेंशियल क्रेडिटर का डिफॉल्ट होता है तो NCLT में डायरेक्टली जा सकते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले डिमांड नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो एप्लीकेशन कर सकता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को बाय सुमोटो उसको डिमांड नोटिस की जरूरत नहीं है। CRP प्रोसेस, ये CRP प्रोसेस 180 दिन का प्रोसेस है। जैसे ही फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन कर रहा है, उसका डिफॉल्ट हो गया, कंपनी ने डिफॉल्ट किया पेमेंट का, लोन लिया, लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो वो जा सकता है NCLT के पास, और एक IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम वो रिकमेंड करेगा IRP के तौर पे, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसका टेन्योर कब होगा? जब तक कि RP अपॉइंट ना हो। तो IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम है, IRP इंटरिम, ये टेम्पररी टाइप का है, जब तक कि फर्स्ट मीटिंग हो न जाए
सीओसी का, और उस मीटिंग में एक नया आरपी अपॉइंट नहीं करे तब तक इसका रोल होता है। पहले ये 30 दिन का टर्म था, बट आज अमेंडमेंट लाके इसको चेंज कर दिया है कि जब तक नया आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता। तो ये ऑपरेशनल क्रिएटर जब फाइल करता है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। एनसीएलटी को एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा 14 डेज में। ये 14 डेज डायरेक्टरी है, और जैसे ही एनसीएलटी एक्सेप्ट करता है, ये प्रोसेस, सीआईआरपी प्रोसेस का डेट काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होता है तो मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट, मॉरेटोरियम हो स्टार्ट हो गया, उस दिन के बाद ना तो न्यू केस फाइल होंगे, नो एग्जिस्टिंग केस ओपन होंगे, मॉरेटोरियम हो जाएगा, कंपनी एज गोइंग कंसर्न रन करेगा। ये ड्यूटी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कि इस कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न चलाया जाए। जो भी इसके जो भी जिस कंपनी को चलाना है, जो नॉर्मल चलना चाहिए उसको चलाना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की ड्यूटी है। इसेंशियल सप्लाई को मेंटेन करना पड़ेगा। मॉरेटोरियम स्टार्ट हो गया, देन पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसे ही आईआरपी का अपॉइंटमेंट हो जाता है, आईआरपी 3 दिन के अंदर एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जिस चीज का क्लेम है वो सारे क्लेम सबमिट करो। तो बाद में फिर सब लोग, जैसे फाइनेंशियल क्रिएटर, और भी फाइनेंशियल क्रिएटर आएगा अपने अपने क्लेम लेके, और ऑपरेशनल क्रिएटर भी क्लेम लेके आया, सारे जो भी बैंक्स के क्लेम्स इकट्ठा करके, ऑपरेशनल क्रिएटर को क्लेम इकट्ठा करके ये सीओसी बनाएगा। सीओसी मीन्स कमिटी ऑफ क्रिएटर। कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में अगर फाइनेंशियल क्रिएटर है और ऑपरेशनल क्रिएटर है, फाइनेंशियल क्रिएटर और ऑपरेशनल क्रिएटर है, तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रिएटर ही मेंबर बनेंगे, वो भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल क्रिएटर, कंपनी का रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल क्रिएटर ही सीओसी का पार्ट बनेगा और वो वोट दे सकता है। मीटिंग अटेंड करना, जो जो रिलेटेड पार्टी फाइनेंशियल क्रिएटर वो भी अटेंड कर सकते हैं, बट वोटिंग का पावर उनके पास नहीं होता। ऑपरेशनल क्रिएटर सीओसी का पार्ट नहीं बनेगा जब फाइनेंशियल क्रिएटर है। बट अगर कोई फाइनेंशियल क्रिएटर नहीं है, ऑपरेशनल क्रिएटर ने ही केस फाइल किया है, तो यहाँ पे फिर वो ऑपरेशनल क्रिएटर बन सकता है। बट उसके लिए कितने बन सकते हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं लिमिट। अभी के लिए याद रखना है कि सीओसी में अगर ऑपरेशनल क्रिएटर है, फाइनेंशियल क्रिएटर, तो सिर्फ सिर्फ फाइनेंशियल क्रिएटर ही मेंबर्स बनेंगे और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल क्रिएटर के पास वोटिंग पावर होगा। जैसे ही सीओसी बन जाता है उसके विद इन 7 डेज एक मीटिंग होगा सीओसी का, और उस फर्स्ट मीटिंग में सबसे पहला काम क्या होगा कि जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट हुआ था उसको 67% 2/3 मेजोरिटी से उसको अप्रूवल देके आरपी बना देना। इंटरिम से, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देना, आईआरपी से आईआरपी बना देना। अगर वो 67 और 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलता है तो इसको रिप्लेस करके नया आरपी लाया जा सकता है। इसके लिए एनसीएलटी को बोलना पड़ेगा, और एनसीएलटी आईबीबीआई को बोलेगा, आईबीबीआई रिकमेंड कर देगा। प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इनवाइटिंग रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। जैसे ही आरपी का अपॉइंटमेंट हो गया तो वो सबसे पहला इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, इस कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, और वो इनवाइट करेगा कि जिस जिसके पास रिजोल्यूशन प्लान बेटर है वो लेके आओ। और जैसे ही रिजोल्यूशन प्लान रिजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेंगे तो उसमें से वो देखेगा कि कौन से रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो वैलिड होने चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए और फंगेटिव ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। जो एलिजिबल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट थे उनके रिजोल्यूशन प्लान को वो सीओसी पहले खुद चेक करेगा, उसके बाद सीओसी के पास लाएगा, और सीओसी देखेगा कि सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है कंपनी के ओवरऑल मैक्सिमाइजेशन ऑफ assets, maximization of value of the company as a going concern वो देखेगा। और सीओसी जो भी डिसीजन लेगा, और सीओसी अगर 2/3 मेजोरिटी से अप्रूवल दे देता है इस रेजोल्यूशन प्लान को, तो फिर मैटर जाएगा एनसीएलटी। एनसीएलटी देखेगा कि सारे स्टेक होल्डर का कंसर्न लिया हुआ है, सारे आईबीसी लॉ फॉलो किया है, और उसके बाद एनसीएलटी इस सीआईआरपी को पास कर देगा। और एक बार एनसीएलटी का अप्रूवल हो गया तो ये बाइंडिंग हो जाएगा सारे सबके ऊपर, जो भी क्रिएटर्स है, सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाएंगे। तो क्या प्रोसेस रहा, सीआईआरपी का प्रोसेस हो गया ये 180 डेज के अंदर प्रोसेस है एक रिजोल्यूशन प्लान बनाने का, जिसमें कि एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा विद इन 14 डेज, या तो रिजेक्ट करेगा तो 7 डेज मिलेगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए एरर, फाइनेंशियल क्रिएटर को या फिर ऑपरेशनल क्रिएटर को या कंपनी जो फाइल करे उसको सू मोटो को। फिर ये प्रोसेस चालू, जैसे ही एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया ये सीआईआरपी काउंटडाउन चालू हो गया। इस 180 दिन में रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने चाहिए। रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने से पहले सीओसी की एक मीटिंग होगी, सीओसी उस मीटिंग में आरपी को अपॉइंट कर लेगा, और उस आरपी को अपॉइंट करने के बाद
रिजोल्यूशन प्लान मंगाया जाएगा, उसमें से सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन प्लान को सेलेक्ट किया जाएगा और सीओसी के पास रखा जाएगा। सीओसी 2/3 मेजोरिटी से उसको अप्रूव कर दिया, फिर एनसीएलटी के पास जाएगा और एनसीएलटी जो यहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटी है, फाइनल ऑर्डर एनसीएलटी का ही सबके ऊपर बाइंडिंग होगा और एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया, फिर रिजोल्यूशन प्रोसेस सीआरबी पास हो गया। अब ये मॉरिटोरियम में क्या क्या एसेंशियल सप्लाई है, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टू बी स्टॉप्ड, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। एसेंशियल सप्लाई ये आरपी की ड्यूटी है कि ये कंपनी को मेंटेन रखे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ये आईटी सर्विसेज। ये 29 ये है कौन कौन इनएलिजिबिलिटी ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू एक्ट एज ए रिजोल्यूशन, कौन कौन से ऐसे लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कि कौन कौन पर्सन जो है रिजोल्यूशन प्लान नहीं दे सकता है। जैसे विलफुल डिफॉल्टर, फैकल्टी ऑफेंडर्स, या ये सब जो लिस्ट है आपको देखना पड़ेगा। सीओसी कौन बन सकते हैं मेंबर, जो फाइनेंशियल क्रिएटर एंड ऑपरेशनल क्रिएटर है तो फाइनेंशियल क्रिएटर ही मेंबर बनेगा। अगर फाइनेंशियल क्रिएटर नहीं है तो ऑपरेशनल क्रिएटर भी सीओसी के मेंबर बन सकते हैं। इस सीओसी का चेयरपर्सन कौन होगा, तो सीओसी का चेयरपर्सन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, जो कि आरपी का डेजिग्नेशन सीआरपी पीरियड में होल्ड करता है। सेक्शन 31 में जो भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किए हैं एनसीएलटी ने, एजुकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे सीआरपी में एनसीएलटी है, तो एनसीएलटी ने जो भी प्लान अप्रूव किए वो सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। कब रिजोल्यूशन सीआरपी में कंपनी जा नहीं सकती रिजोल्यूशन, तो अगर कंपनी का ऑलरेडी वाइंडिंग अप चल रहा है, ऑलरेडी लिक्विडेशन में चल रहा है, ऑलरेडी 12 महीने पहले उसका रिजोल्यूशन प्लान कंप्लीट हुआ है और उसने फॉलो नहीं किया है, वायलेशन किया है टर्म्स एंड कंडीशन रिजोल्यूशन प्लान का, तो वो अगेन वापस से सीआरपी में नहीं जा सकता। ये सारे फॉर्म्स है सीआरपी पीरियड के अंदर। फॉर्म्स ए, पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 3 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, पब्लिक अनाउंसमेंट 3 दिन के अंदर होना चाहिए आईआरपी के लिए। फॉर्म बी, क्लेम बाय ऑपरेशनल क्रिएटर। फॉर्म सी, क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रिएटर। तो समझ लीजिए इसको कैसे याद रखना है, तो जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होगा 3 दिन के अंदर अपना पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि भाई जिस जिसका क्लेम है सब लोग अपना अपना क्लेम से बोलो। सबसे पहला कौन क्लेम लेके आया, ऑपरेशनल क्रिएटर, उसके बाद आया फाइनेंशियल क्रिएटर सी, उसके बाद फाइनेंशियल क्रिएटर इन क्लास लाइक डिवेंचर होल्डर्स, क्लास में डिवेंचर ट्रस्टी आ गए या फिर डिवेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे। डी में वर्कमैन एंड एम्प्लॉय या उनके बिहाफ पे यूनियन अगर आती है तो फॉर्म ई में फिर कोई अदर स्टेक होल्डर। अगर ये सीआरपी प्रोसेस से केस वापस लेना है तो उसके लिए 90% अप्रूवल चाहिए सीओसी का। फॉर्म ए आपको पब्लिक अनाउंसमेंट, बी ऑपरेशनल क्रिएटर, सी फाइनेंशियल क्रिएटर, सी से आपको फाइनेंशियल क्रिएटर इन क्लास रखना पड़ेगा, या डी वर्कमैन एंड एम्प्लॉय, ई यूनियन, एन एफ अदर स्टेक होल्डर। अगर ये लिक्विडेशन का फॉर्म होता तो ये जो फॉर्म ए है वो बी बन जाएगा, फॉर्म बी सी बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, डी ये सारे चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। और शेड्यूल 1 सीआईआरपी है और लिक्विडेशन में शेड्यूल 2 हो जाएगा। तो फॉर्म ए पब्लिक अनाउंसमेंट लिक्विडेशन में, फॉर्म बी हो जाएगा लिक्विडेशन, फॉर्म सी हो जाएगा ऑपरेशनल क्रिएटर, फॉर्म डी हो जाएगा फाइनेंशियल क्रिएटर। तो 1 स्टेप डाउन करना है आपको। शेड्यूल 1 सीआईआरपी, शेड्यूल 2 लिक्विडेशन। लिक्विडेशन अभी समझाया नहीं मैंने। ऑपरेशनल क्रिएटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सो ऑपरेशनल 18th लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रिएटर। सो ऑपरेशनल क्रिएटर अगर सीओसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, मान के चलो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने केस फाइल हुआ है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो कितने हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लो, उसमें तो एम्प्लॉय बहुत सारे होंगे। अगर उसने एम्प्लॉय का पेमेंट नहीं किया तो बहुत सारे एम्प्लॉय का होगा, तो सारे के सारे अगर सीओसी में बैठेगा तो ये डिफिकल्टी होगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए, सबको हैंडल करना, सबका बात सुनना और सबका एक कंक्लूजन निकालना। तो उन्होंने एक रूल है इसके लिए कि 18th लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो 18th लार्जेस्ट जिसका क्लेम सबसे ज्यादा होगा उसमें से 18 लोगों को चुना जाएगा, एंड 1 फ्रॉम वर्कमैन, 1 फ्रॉम एम्प्लॉय। एक वर्कर को लिया जाएगा, एक एम्प्लॉय को लिया जाएगा। वर्कर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है, वर्कर मतलब ब्लू कलर, एम्प्लॉय मतलब व्हाइट कलर। वर्कर मतलब जो वेजेस के लिए फैक्ट्री में काम करता है, और एम्प्लॉय जो कंपनीज में काम करता है। तो 20 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है 20 लोग ही होने चाहिए। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो 20 से ज्यादा नहीं होगा। 18th ऑपरेशनल लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रिएटर एंड 1 फ्रॉम वर्कमैन, 1 फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एक वर्कर में से और एक एम्प्लॉय में से 20 मैक्सिमम। कोरम क्या होना चाहिए, 33% ऑफ द वोटिंग राइट प्रेजेंट इन और प्रॉक्सी। तो जो भी पर्सन इसमें से 33% प्रेजेंट होना चाहिए तो ये कोरम मान जाएगा। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
इन सीओसी में चेयरपर्सन का रोल काम करेगा, और जो भी ये कमिटी सीओसी कंपनी चलाने के जो भी खर्चे होंगे, तो सीआईआरपी में पहले जो क्रेडिटर्स चलाते थे कंपनी को, वो यहाँ पे डेटर्स चलाते थे, जो भी कंपनी के पहले चेयरपर्सन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सब का पावर सीज हो जाएगा। यहाँ पे सारा पावर किसको आ जाएगा? सीआईआरपी में कमिटी ऑफ क्रेडिटर को आ जाएगा, और ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर अब कंपनी को चलाएंगे। जैसे ही एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया केस, मॉरिटोरियम स्टार्ट हो जाएगा, और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक चेयरपर्सन का काम करेगा और उस कंपनी को चलाएगा। और 180 दिन के अंदर रिजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हो गया तो ये कंपनी उस प्लान के हिसाब से आगे काम करेगा। लिक्विडेशन में कब मैटर जाएगा? अगर रिजोल्यूशन प्लान 180 दिन में नहीं बना, और एक्सटेंशन भी मिलता है यहाँ पे 90 डेज, अगर एक्सटेंशन 90 डेज भी नहीं लिया, और एक्सटेंशन ये जब भी लेना है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, एनसीएलटी को 180 दिन टाइम कंप्लीट होने से पहले ही एक्सटेंशन मांगना है। 180 दिन कंप्लीट होके उसके बाद एक्सटेंशन मांगेंगे तो एनसीएलटी देगा नहीं, और एक्सटेंशन भी नहीं लिया और 90 डेज एक्सटेंशन यहाँ पे मिल सकता है। तो 180 प्लस 90, तो विद इन ए टाइम फ्रेम अगर रिजोल्यूशन प्लान नहीं बना, रिजोल्यूशन प्लान, तो लिक्विडेशन में कंपनी चला जाएगा। मतलब रिवाइवल पॉसिबल नहीं हुआ, अब इसकी कंपनी को लिक्विडेशन में इसके एसेट को सेल करो और रिकवर करो, और जो भी क्रेडिटर से सबको पेमेंट करो। रिजोल्यूशन प्लान नॉट एक्सेप्टेड बाय एनसीएलटी, रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ। एनसीएलटी ने रिजोल्यूशन प्लान तो बना, सीओसी ने अप्रूव किया, बट एनसीएलटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला तुम लोगों ने आईबीसी लॉस को फॉलो नहीं किया, ऑल स्टेक होल्डर का कंसर्न नहीं लिया है। सीओसी डिसाइडेड टू लिक्विडेट द कंपनी। सीओसी ने 2/3 मेजोरिटी से पास ही नहीं किया। रिजोल्यूशन प्लान बना, बट सीओसी को अच्छा नहीं लगा। सीओसी को लगा कि नहीं, मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं लिक्विडेशन में जाऊंगा। एंड फोर्थ, रिजोल्यूशन प्लान बना, सीओसी ने अप्रूव किया, एनसीएलटी ने अप्रूव किया, बट कंपनी ने उस रिजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो फिर मैटर लिक्विडेशन में चला जाएगा। तो ये 4 रीजन है लिक्विडेशन के लिए। रिजोल्यूशन प्लान नहीं बना, एनसीएलटी ने अप्रूव नहीं किया, सीओसी ने अप्रूव नहीं किया, और सब कुछ अप्रूवल हो गया, बट कंपनी ने उस रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से काम नहीं किया, तो लिक्विडेशन में मैटर चला जाएगा। लिक्विडेशन में एसेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट वाटरफॉल मैकेनिज्म, कैसे असेट को सेल होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो सबसे पहला इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कोड, सीआईआरपी में एक चीज ध्यान लेना है कि ये आईबीसी जो है रिकवरी का जरिया नहीं है बैंकों के रिकवरी के लिए, क्योंकि आज के डेट में भी बैंक रिकवरी के लिए सरफासी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रिकवरी का जरिया नहीं है। यहाँ पे पहला जो मैटर केस एनसीएलटी में पहला जो एप्लीकेशन जाएगा, तो वहां पे सीआईआरबी की बात होगा, रिवाइवल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ही मैटर लिक्विडेशन में जाएगा। तो उस रिवाइवल के लिए 180 दिन में जो रिजोल्यूशन प्लान बनाना था या फिर एक्सटेंशन लिया है, तो उसमें पीरियड में जो भी खर्चे होंगे वो सब आईआरपी कॉस्ट में आ जाएगा, और ये आईआरपी कॉस्ट सबसे पहले हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी बिहाइंड एक लॉजिक है। जैसे कि कोई कंपनी सिक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो 180 दिन कंपनी चलाएगी कैसे? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपने जेब से डालना पड़ेगा उस कंपनी को चलाने के लिए। तो यहाँ पे वो इंटरिम फाइनेंस ले सकता है, किसी बैंक से छोटा मोटा इंटरिम फाइनेंस अरेंज कर सकता है, और उसको बोल सकते हैं कि और बैंक जो ऑलरेडी कंपनी कर्जे में, उसको पैसा क्यों देगा? अगर उसको ये अश्योरिटी मिल जाए कि तुम्हारा पेमेंट सबसे पहला होगा, बाकी के जो लेंडर्स हैं उनको बाद में मिलेगा, अगर ये अश्योरिटी दिया गया, इसकी वजह से अभी बैंक्स इजीली उसको फाइनेंस करेंगे। तो आईआरपी कॉस्ट में जो भी कंपनी चलाने का खर्चा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की फीस, रजिस्टर वैल्यूअर की फीस, ये सारे यहाँ पे आईआरपी कॉस्ट से का पेमेंट होगा। तो जैसे ही असेट का सेल होगा, सबसे पहले ये आईआरपी कॉस्ट जाएगा। सेकंड में वर्कमैन ड्यूज फॉर 24 मंथ और सिक्योर क्रेडिटर हु रिलिंक्विश द सिक्योरिटी, तो ये दोनों को इक्वली जाएगा। 24 मंथ वर्कर का जो भी है उसकी वेजेस जाएगा, और सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने अपना रिलिंक्विश किया है सिक्योरिटी को, जो सरफासी में ना आके यहाँ पे आए हैं, उनको मिलेगा। सिक्योर क्रेडिटर जिनका अगेंस्ट कोई मॉर्गेज क्रिएट किया हो, प्लेज क्रिएट किया हो, जिसका गिरवी वाला है एसेट, वो चाहते तो सरफासी में जाके एसेट को सेल करके पैसा रिकवर कर सकते, बट वो वहां नहीं गई, यहाँ पे आए। वेजेस एंड ड्यू टू एम्प्लॉय, इसके बाद वेजेस एंड ड्यू टू एम्प्लॉय को मिलेगा पैसा। उसके बाद फाइनेंशियल डेट टू अनसिक्योर क्रेडिटर, जिसके पास ऐसे जो बैंक्स है जिनका कोई गिरवी नहीं है, उनके उसके पास कोई गिरवी एसेट नहीं है ऐसे। फिर बाद में गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट का टैक्सेशन या ड्यूज जो भी पेंडिंग है। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर हु
जो भी सिक्योर करके बच जाते हैं यहाँ पे, सपोज बैंक ने का 5 लाख का लोन है, 4 लाख का तो उसके ऊपर सिक्योर्ड है, बट उसके बाद 1 लाख का लोन है जो अनसिक्योर्ड है, जो बच गया है उस असेट से सेल के बाद बचा हुआ है, रिकवरी नहीं हो पाया, तो वो यहाँ पे आएगा। मतलब कि अगर 5 लाख का लोन बैंक का पड़ा हुआ है, 4 लाख असेट को सेल करके यहाँ पे रिकवर हो गया, 1 लाख जो पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अदर डेट्स एंड ड्यूज, जो भी कुछ बचे हैं, उसके बाद आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नाम से ही पता चलता है कि प्रेफरेंस है, इक्विटी मतलब इक्विटेबल, कुछ राइट नहीं है, उसे इक्वल राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नाम से प्रेफरेंस है, प्रेफरेंशियल राइट्स दिए गए हैं उसे दो। एक तो जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड जो है सबसे पहला किसको जाएगा, प्रेफरेंस वाले को, और बाद में इक्विटी वाले को। और जब कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंडिंग होगा तो पेमेंट जो कैपिटल का होगा सबसे पहला प्रेफरेंस वाले को, इसके लिए पहले प्रेफरेंस देन इक्विटी। फॉर्म्स जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे वहां पे सीआईआरपी में शेड्यूल 1 था, लिक्विडेशन में शेड्यूल 2 है। तो शेड्यूल 1 सीआईआरपी याद रखना है, शेड्यूल 2 यहाँ पे लिक्विडेशन का याद रखना है। फॉर्म बी इज लाइक अ सीआईआरपी पीरियड। फॉर्म बी इज अ फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट और एडवर्टीजमेंट, वी कैन कॉल एडवर्टीजमेंट। ये सेम फॉर्म सीआईआरपी में ए है, यहाँ पे बी होगा। ये सी है, वहां पे बी होगा। तो मैंने 1 स्टेप डाउन कहा था आपको, शायद याद हो तो आपको याद रखना है, अगर एक फॉर्म याद करते हो आपके बाकी फॉर्म याद हो जाते हैं। सीआईआरपी में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है। और लिक्विडेशन में जो सीआईआरपी में ए है वो यहाँ पे बी आ जाएगा। खाली शेड्यूल याद रखना है आपको, लिक्विडेशन शेड्यूल 2 एंड सीआईआरपी शेड्यूल 1। वैल्यूएशन अंडर सीआईआरपी, valuation under CIRP. So again, in case of CIRP, two register valuer requirement is there under regulation 27। यहाँ पे रजिस्टर वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट है। कब, कितने दिन में अपॉइंट हो जाना चाहिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। जैसे आरपी का अपॉइंटमेंट हुआ, फर्स्ट सीओसी मीटिंग में आरपी का अपॉइंटमेंट हुआ, उसके 7 दिन के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और इंसॉल्वेंसी कमेंस जैसे हुआ था, एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया था, मॉरिटोरियम स्टार्ट हुआ, उसके 47 डे के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू के लिए। सो रजिस्टर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल अपॉइंट टू रजिस्टर वैल्यूअर टू determine the fair value and liquidation value. Insolvency professional will not appoint the register valuer from if they are the relative of the resolution professional, related party of corporate debtor, auditor of the company and partner director of insolvency professional entity। इसको समझते हैं कि अगर रिलेटिव है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का तो वो रजिस्टर वैल्यूअर नहीं बन सकता। जिस कंपनी का अगेंस्ट सीआईआरपी चल रहा है उसका रिलेटेड पार्टी रजिस्टर वैल्यूअर है, वो नहीं बन सकता रजिस्टर वैल्यूअर इस कंपनी के लिए। ऑडिटर जो कि 5 साल का गैप है तो बन जाएगा रजिस्टर वैल्यूअर, बट अगर 5 साल का गैप नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर वैल्यूअर करके अपॉइंट नहीं हो सकता। पार्टनर डायरेक्टर जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जहाँ पे इंसॉल्वेंसी ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पार्टनर या डायरेक्टर किसी कंपनी का, उसी कंपनी में जहाँ पे ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डायरेक्टर है तो वो अपने पार्टनर डायरेक्टर फ्रेंड जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनको अपॉइंट, रजिस्टर वैल्यूअर उनको अपॉइंट नहीं कर सकता। Two register valuer will determine the valuation after verifying the physical assets in accordance with the international accepted valuation standard। तो रजिस्टर वैल्यू जो भी वैल्यूएशन डिटरमाइन करेगा उनको इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा फिजिकल एसेट्स। जो दो रजिस्टर वैल्यूअर है वो जैसे वैल्यूएशन देते हैं उनकी वैल्यू में अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो रहा है तो थर्ड रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे अगर इस एक कंपनी के पास तीनों असेट क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एनएसएफ है, तीनों असेट क्लास है, तो हर एक कैटेगरी से दो दो वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा, या फिर ऐसे दो फॉर्म को अपॉइंट किया जाएगा जहाँ पे तीनों असेट क्लास है ऑलरेडी है। तो बड़ा कोई फॉर्म दो फॉर्म को अपॉइंट कर लेगा जिसके पास तीनों असेट क्लास। तो डिपेंड करता है कि इस कंपनी में क्या क्या असेट्स है, उस हिसाब से रजिस्टर वैल्यूअर। सो स्कोप कितना हो गया, दो रजिस्टर वैल्यूअर। अगर किसी कंपनी का एग्जाम्पल मानते हैं कि उसके पास तीनों असेट्स है
तो ऐसे में 6 रजिस्टर वैल्यूअर का स्कोप बढ़ जाता है। अगर 2 रजिस्टर वैल्यूअर के वैल्यू जो दिया है उसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो थर्ड रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट किया जाएगा। और एवरेज ऑफ 2 क्लोजेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड द फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। और फिर एवरेज जो है उसके क्लोज एस्टिमेट को फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू माना जाएगा। लिक्विडेशन में भी अगर पुराने वैल्यूअर से लिक्विडेटर को लगता है कि दो अपॉइंट करना चाहिए रजिस्टर वैल्यूअर को, तो लिक्विडेशन में भी असेट को सेल करना है तो एक वैल्यू कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट करता है। अगेन रजिस्टर वैल्यूअर जो है विद इन 7 डेज ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट अपॉइंट रजिस्टर वैल्यूअर। सो जैसे लिक्विडेशन कमेंसमेंट होता है उसके 7 दिन के अंदर 2 रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट किया जाएगा। और रजिस्टर वैल्यूअर यहाँ पे कौन नहीं बन सकता, तो रिलेटिव ऑफ लिक्विडेटर। मैंने कहा था कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईपी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के डिजिग्नेशन अलग अलग होंगे। सीआईआरपी में वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा, और जैसे ही मैटर लिक्विडेशन में जाएगा तो ये लिक्विडेटर का रोल करेगा। तो लिक्विडेटर कौन है, वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो उसके रिलेटिव जो यहाँ पे लिक्विडेटर का रोल कर रहा है उसका रिलेटिव नहीं बन सकता। जिस कंपनी का लिक्विडेशन चल रहा है उसके रिलेटेड पार्टी नहीं बन सकती। ऑडिटर ऑडिटर भी नहीं, जो ऑडिटर 5 इयर्स तक बन नहीं सकते। आफ्टर द 5 इयर्स जिस कंपनी का लिक्विडेशन चल रहा है 5 साल का गैप हो तभी ये ऑडिटर रजिस्टर वैल्यूअर बन पाएंगे। और लिक्विडेटर का पार्टनर या फिर उस जिस कंपनी में है उस कंपनी का किसी और कोई और डायरेक्टर जो कि रजिस्टर वैल्यूअर, वो अपॉइंट नहीं होंगे यहाँ पे। वॉलंटरीली लिक्विडेशंस, जब कंपनी खुद से इंटेंशनली जाती है यहाँ पे लिक्विडेशन 2 टाइप के हैं। जब इंटेंशनली कोई कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए जाती है, अगर तो यहाँ पे वॉलंटरी लिक्विडेशन 2 टाइप, एक तो कंपलसरी जो मैंने बताया 4 स्टेप से। कौन कौन से 4 स्टेप थे, अगर सीआईआरबी अप्रूव नहीं हुआ, एनसीएलटी ने अप्रूव नहीं किया, सीओसी ने अप्रूव नहीं किया, रेजोल्यूशन प्लान टाइम पे नहीं बना, फोर्थ रेजोल्यूशन प्लान बना, सीओसी अप्रूव किया, एनसीएलटी अप्रूव किया, बट कंपनी ने उसको फॉलो नहीं किया, ये कंपलसरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन कंपनी को खुद को जाना है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास या तो एसेट ही नहीं है, लोन ही नहीं है, मैंने किसी को डिफॉल्ट नहीं किया है, और मेरे पास इतने एसेट्स हैं कि मैं उसको सेल करूं तो मेरे पास इतने एसेट है कि मैं इसको सेल करूं तो सारे जो भी लोन मेरे पास लोन डेट है उनकी पेमेंट कर पाऊं। तो ये एनसीएलटी को बताएंगे कि मिलॉर्ड मेरे पास इतने एसेट्स हैं। पहली बात तो मेरे पास लोन ही नहीं है, और अगर लोन है तो मेरे पास इतने एसेट्स है कि अगर मैं इसको सोल्ड करूँ वॉलंटरी लिक्विडेशन तो मैं सबका पेमेंट कर सकता हूँ। तो एनसीएलटी इनकी बात क्यों सुनेगा, बोलेगा जाओ तुम एफिडेविट पे लिख के आओ, डिक्लेरेशन दे दो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, और उसमें लिखो कि या तो मेरे पास डेट नहीं है या है तो मेरे पास इतने असेट्स है कि मैं उसको सेल करूंगा तो सबको पेमेंट कर सकता हूँ, और मैं किसी मेरा इंटेंशन नहीं है किसी को फ्रॉड करने का। और उसके साथ रजिस्टर वैल्यू से वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो, और 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी नई 2 साल से कम की स्टार्ट हुआ है, जैसे 1 साल ही हुआ है, तो उसको 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देना पड़ेगा। A company which intend to liquidate voluntary has not committed any default can pay off its debt fully from the proceed of liquidation from its asset may initiate a voluntary liquidation proceeding under the provision of Chapter 5 of Insolvency Professional IBC Code 2016. Voluntary liquidation require following the condition to be met. Declaration from director, मैंने क्या कहा, डायरेक्टर से declaration from majority of director of the company verified by an affidavit stating that they have made full inquiry into the affairs of company and they have formed an opinion that either the company has no debts or it will be able to pay off its debt in full from the proceed of asset to be sold in a voluntary liquidation. या तो मेरे पास डेट ही नहीं है और डेट है तो मेरे पास इतने एसेट्स हैं कि मैं इसको सोल्ड करूं वॉलंटरी लिक्विडेशन में तो मैं पे कर सकता हूं, और कंपनी का मकसद भी नहीं किसी को डिफ्रॉड करने का। और डिक्लेरेशन के साथ दे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट 2 ईयर्स के, और या फिर लास्ट 2 ईयर से कम ही है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके, तो जितने पीरियड का इनकॉर्पोरेशन है उतने पीरियड का, और साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाना पड़ेगा।